हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं सोहनलाल ठाकुर जी, जो कि रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर हैं। अपनी कंपनी खुद की चलाते हैं, एंटेसो बायोमेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और ये जितनी भी प्रकार की एक्सरे मशीनें, सीटी स्कैन, ओपीजी, उन जो भी रेडिएशन से रिलेटेड मशीनें हैं, उन सब का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट करते हैं। अलग अलग अस्पताल में जाते रहते हैं और वहाँ पे जाके मशीनों का टेस्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ में हैं, तो हम इनसे अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सर ये क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट जो होता है, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट क्या है, क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से किया जाता है? नमस्कार सर, सभी के लिए जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले तो है रेडिएशन सेफ्टी के बारे में बात करें। रेडिएशन सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सभी के लिए। तो बहुत सारे लोग तो इसको पता नहीं है चीज़ों का कि इसको सेफ्टी कैसे की जाएगी, क्या चीज़ें होनी चाहिए। स्पेशली जो ऑपरेटर्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि वो बार बार रेडिएशन एरिया में काम करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ये। तो ये नॉर्मली जो भी एक्सरे इक्विपमेंट्स है जिनसे रेडिएशन मिलती है, तो उनके लिए क्वालिटी एश्योरेंस होता है। उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है कि जो एक्सरे मशीन में जो भी फैक्टर्स हम दे रहे हैं, वो फैक्टर्स एज़ पर AERB गाइडलाइंस, AERB पैरामीटर या उनकी विद इन टॉलरेंस लिमिट्स हैं या नहीं, वो चेक किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे उन्होंने हमारे को एक नंबर ऑफ टेस्ट दिए हुए AERB ने, तो उनके बेस से वो चेक किया जाता है मशीन के ऊपर कि मशीन एज़ पर उनके जो टॉलरेंसेस को विद इन द लिमिट है या नहीं है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फिर उनको बताया जाता है कि मशीन आउट ऑफ द लिमिट जा रही है, इसको कैसे रेक्टिफाई करना है। तो ये बेसिकली उसमें है। और फिर रेडिएशन सेफ्टी के ऊपर है कि लीकेज वगैरह ऑपरेटर के कहाँ कितनी आ रही है, आपका रूम्स वगैरह एज़ पर ये गाइडलाइंस है, लीकेज तो नहीं है, विंडोज़ तो नहीं है, या किसी दूसरे रूम में इफेक्ट नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें उसमें चेक की जाती है। तो बेसिकली यही क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट है। इसमें जो हम AERB की बात करें सर, जो कि है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, तो पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि अब रेडिएशन सेफ्टी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी उसमें आगे आई है और इन्होंने एटॉमिक एनर्जी को जो है ना काफ़ी किया है। और बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं कि इनकी जो एनफोर्समेंट ये लोग कर रहे हैं कि अगर मशीन के लाइसेंसेज नहीं लिए जा रहे थे। पहले तो क्या था ना कि नंबर ऑफ एक्सरे मशीन्स कहीं पे भी छोटी छोटी दुकानों में लोग लगा के बैठे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में भी लगे हैं, लेकिन जो रेडिएशन प्रोटेक्शन के जो मेजर्स हैं वो लोग नहीं ले रहे थे। कहीं पे भी आम पब्लिक को भी हार्म कर रहे थे, पेशेंट को भी हार्म कर रहे थे। ना कोई लेड अप्रेन का यूसेज है, ना दरवाजे पे लेड लगी हुई है, ना कोई 9 इंची ब्रिक वॉल है। लेकिन जब से AERB आई है और जो ना इन्होंने अपने एक्ट के अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले तो एक रूम के जो गाइडलाइंस थे कि इस साइज़ का रूम होना चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम उन्होंने चेंज किया। अब आजकल एक्सरे रूम का जो गाइडलाइन थे कि 4 बाई 4.5 मीटर का रूम होना चाहिए, अब तो उन्होंने वो हटा दिया। लेकिन शील्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब दरवाजे के ऊपर 2 mm का लेड होना चाहिए, 9 इंचेस ब्रिक वॉल होनी चाहिए, तो शील्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। रूम के डायमेंशंस को लेके उन्होंने वो हटा दिया है। तो वहाँ पे तो उनके लिए हो गए। साथ में जो आम पब्लिक है सर, आम पब्लिक को कैसे बचा जाए रेडिएशन से? सर टेक्नीशियन तो ठीक है, वो एक अलग प्रोटेक्शन बैरियर के पीछे बैठा हुआ है, उसने लेड अप्रेन पहन रहा है नहीं पहन रहा, क्योंकि हॉस्पिटल ने तो उनको दे दी है, लेकिन साथ में उनके पास में मॉनिटरिंग के लिए TLD बैच भी है। लेकिन सर आम पब्लिक के लिए मतलब आपका क्या वो है संदेश की जो ना वो उस रेडिएशन से बचें और किस तरीके से वो करें? सर ये ना अभी AERB ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। जब से ये एलोरा सिस्टम स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले बहुत कम सेंटर थे जो रजिस्टर्ड है, आज की डेट में बहुत सारे सेंटर्स हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है काफ़ी सारे सेंटर हैं जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है, और अभी तो लाइसेंस इशू भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रेगुलेट हो रही है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उनके नॉर्म्स में आ गई है, उनके रिकॉर्ड्स में आ गई हैं। अभी उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को कंट्रोल किया है, जो कि इस तरह की जो जिनमें रेडिएशन ज़्यादा या सेफ्टी वो नहीं है, तो वैसी मशीनें बंद ही हो रही है ऑलमोस्ट। और जहाँ तक रही पब्लिक की सेफ्टी की बात, तो जो अभी क्या है, जब भी मशीन इंस्टॉल हो रही है, उसका जब क्वालिटी आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो उसमें वही चीज़ें चेक की जाती है कि रेडिएशन डोर के बाहर कितनी आ रही है, डोर उसका एज़ पर AERB गाइडलाइंस है या नहीं है, पेशेंट वेटिंग एरिया कहाँ पे है, ऑपरेटर उनको सही से यूज़ कर रहा नहीं कर रहे। थोड़ी सी गाइडलाइंस हम भी साथ में दे देते हैं। जब भी कोई QA टेस्ट हो रहा है, तो ऑपरेटर को गाइडलाइंस दी जाती है कि क्या आप यहाँ पे है चीज़ें, क्या नहीं होनी चाहिए और कैसे करना है। तो पब्लिक के लिए तो यही है कि जब क्वालिटी एश्योरेंस पहला टेस्ट हो रहा है आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो उसी से पता चल जाता है कि वहाँ पे बाहर
वेटिंग एरिया पे रेडिएशन आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर कहीं पे आ रही है तो कस्टमर को बताया जाता है कि भाई यहाँ पे रेडिएशन आ रही है, और मिनिमम जो आपका डोर है वहाँ पे लगभग 2 mm का लेड शीट लगी होनी चाहिए या इसके इक्वलेंट होनी चाहिए, और जी। साथ में वो जो नॉर्मली डोर्स में क्या गैप रहता है वो गैप ओवरलैप होना चाहिए, ताकि वहाँ से हाँ, लीकेज ना ताकि हो। लीकेज ना जो पब्लिक को हार्म ना करे। जी जी जी। और जो ऑपरेटर की बात है उसको आपको लेड बैरियर के पीछे रहना है, ठीक है, या लेड ग्लास के पीछे, और साथ में लेड एप्रन पहनने हैं। सर हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, अब एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना, अब बहुत जगह अभी तो जो ARB का जो इलोरा सिस्टम आया है उसके अकॉर्डिंग तो उसमें क्वालिफाइड टेक्नोलॉजिस्ट ही उसमें हम ऐड कर सकते हैं, उसके बाद ही हमारे को लाइसेंस मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के अंदर तो वहाँ पे सियाम भी होती है, कैथ लैब भी होती है, CT स्कैन भी होता है। सर एज कंपेयर टू एक्सरे सबसे ज़्यादा रेडिएशन इन मॉडलिटीज़ में कहाँ पे ज़्यादा है? सियाम में ज़्यादा है, कैथ लैब में ज़्यादा है, CT स्कैन में ज़्यादा है? सर रेडिएशन की बात करें तो कैथ लैब में सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है, ठीक है, क्योंकि वो हाई MM पे काम कर रही है। तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन अगर आप जो भी रेडिएशन इक्विपमेंट की बात करें तो कैथ लैब में रहती है। लेकिन क्योंकि सर जैसे कैथ लैब में भी सुबह से लेके शाम तक कॉन्टिन्यूस केस चलते रहते हैं, तो मुझे लग रहा है उन लोगों को अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और उसमें पेशेंट को भी डोज ज़्यादा लगती है। हाँ, और मोस्टली अगर हम देखें, अगर कोई एंजियोग्राफी हो रही है तो उसमें या तो रेडियल से होती है या फेमरल से होती है। तो रेडियल से अगर हो रही है तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों को, टेक्नोलॉजिस्ट को, या उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट के लोअर पार्ट को लेड एप्रन से कवर किया जाए ताकि उनको रेडिएशन ना लगे। और उनको खुद के लिए, क्योंकि वो तो सर बिल्कुल ट्यूब के पास में खड़े होते तो उनको रेडिएशन लगने के चांसेस तो उनके लिए भी ज़्यादा है। लेकिन मतलब साथ में सर सियाम में भी तो रेडिएशन उतना ही ज़्यादा निकलता है ना, और सुबह से लेकर शाम तक वही लोग होते हैं जो दिन में 10-10 केस कर रहे हैं। हाँ। तो खासकर हमारे जो सियाम OT वाले जो लोग हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो कभी रेडिएशन पढ़ा नहीं सर, वो लोग हमारे OT टेक्नीशियंस होते हैं, उन्होंने तो कभी पढ़ा नहीं सर रेडिएशन को लेके। तो हमारे को उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए क्या प्रिकॉशंस हो सकती है सर? सर उनके लिए ना देखो, रेडिएशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास लेड एप्रन है पहले, और सियाम और कैथ लैब की अगर हम बात करें तो उसमें रबर फ्लैप्स आते हैं जो टेबल के दोनों तरफ लगते हैं। रबर फ्लैप सर हाँ। हमने कैथ लैब में तो देखे हैं सर, सियाम के लिए भी क्या बना? सर सियाम के लिए लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन वो होने चाहिए, रिकमेंडेड है। उसके बिना आप उसको OT में ऑपरेट नहीं कर सकते। वो मतलब अगर आप जब ARB के लाइसेंस की बात करते हैं तो कस्टमर वहाँ पे डिक्लेयर करता है कि उनके पास हैं वो, और होने भी चाहिए, तभी उसका लाइसेंस इशू होता है। तो और दूसरा ये है कि रेडिएशन का ये रहता है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना जितना पॉसिबल हो सके, आपको ट्यूब से। ये मेरे ख्याल से हाँ। शायद आप अलारा प्रिंसिपल की हाँ बात जी, कर हाँ रहे हैं जी। कि एज लो एज हाँ। रीजनेबली, और जी, साथ में हाँ। टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग की अगर हाँ जी, उसी के ऊपर ये काम करते हैं जिसको हमारे को बचाव करना। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपको डिस्टेंस मेंटेन, जितना दूर आप रेडिएशन से हो सके तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन को करना है यूज़। रबर फ्लैप्स हो गए, लेड ग्लास हो सकता है कैथ लैब के केस में, फिर रबर फ्लैप्स हो गए। तो ये चीज़ें हैं, ये उनको थोड़ा सा अवेयरनेस की वो है या गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ पे ऑपरेटर और डॉक्टर्स को हम ये बता पाए कि ये चीज़ें आपको ऐसे करनी है। तो जो अगर उनको बताया जाए तो शायद वो इस चीज़ को समझेंगे और आगे से जो है इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आपको डिस्टेंस और प्रोटेक्शन को मेंटेन करना है रेडिएशन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में सर मतलब जो रेडिएशन वर्कर्स होते हैं इनके खाने पीने की अगर हम बात करें, बहुत जगह हम देखते हैं कि सुबह सुबह से केस लगे होते हैं, लोग आके खाली पेट बेचारे अपना काम कर रहे होते हैं। तो इनके लिए कोई खास विशेष प्रकार का कोई डाइट प्लान इनका होता है कि किस तरह का इनको खाना खाना चाहिए, कि जो मुझे लगता है सर, जितना मेरे को थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज है, थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो मेरे को यही लगता है कि इनको सर हाई प्रोटीन डाइट रहनी चाहिए। और साथ में इनको कभी ड्यूरिंग हॉस्पिटल, अब कभी खाली पेट हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल में वैसे ही इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन भी आपको पकड़ सकता है। साथ में रेडिएशन का तो है ही सर। ठीक सर, देखो किसी भी चीज़ के लिए देखो, अगर वो काम कर रहे हैं तो एक हेल्दी डाइट तो होनी चाहिए, तो ताकि वो उस काम पे कंफर्टेबल हो, अच्छे से कर पाए। तो मेरे को लगता है कि हेल्दी डाइट लेके अगर वो काम करेंगे तो उनके लिए भी बेहतर है, काम भी अच्छे से होगा। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि हेल्दी डाइट होनी चाहिए, जो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कितनी होनी चाहिए, क्या।
ठीक है दोस्तों, अगली बार हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू, जी, धन्यवाद सोहन साहब। धन्यवाद सर।